नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाकर हम जरूर रखें। न्यूज 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लॉकडाउन में राहत देते हुए दिल्ली में सोमवार से शर्तों के साथ बाजार, मॉल और छोटी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली में बाजार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन नियम के तहत खुलेंगे, यानी कि एक दिन ऑड नंबर वाली दुकानें खुलेंगी और दूसरे दिन इवन नंबर वाली दुकानें। इसके अलावा दिल्ली में दफ्तरों को भी 50% कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी सोमवार से शुरू हो जाएंगी, लेकिन मेट्रो में 50% यात्रियों के ही सफर करने की इजाजत है। ई कॉमर्स से भी सोमवार से दिल्ली के लोग खरीदारी कर सकेंगे। पाँच बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई कॉमर्स के ज़रिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, इसी बात का इंतजार दिल्ली के लोग कर रहे थे कि किस तरह की रियायत आज मिलेगी, लेकिन बाजार खुलने का ऐलान एक बड़ा ऐलान है सीएम अरविंद केजरीवाल का। किस तरह से ये व्यवस्था जनता को देखने मिलेगी ताकि प्रिपेयर रहें कि उस हिसाब से ही वो दुकानों तक पहुंचे, बाजार में पहुंचे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी अनाउंसमेंट की गई है उसमें बताया गया है कि दुकानों के नंबरों के हिसाब से दुकानें खुलेंगी, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 नंबर की दुकानें एक दिन खुलेगी, अगले दिन 2, 4, 6, 8, 0। ये इस तरीके से पूरा जो सिस्टम है वो रहने वाला है, यानी कि बाजार खुलेंगे जरूर लेकिन हाफ कैपेसिटी में खुलेंगे। ऑड इवन नंबरों के हिसाब से, दुकानों के नंबरों के हिसाब से एक एक दिन करके वो खुलेंगे। मॉल्स के दुकानों के लिए भी यही रूल रखा गया। हालांकि जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं वो तमाम दुकानें खुली रह सकती हैं, लेकिन टाइमिंग को फिक्स कर दिया गया है। 10 से 8 तक ही जो दुकानें हैं, मॉल्स हैं, ये खुलेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ट्रैवलिंग के लिए जो सबसे बड़ा दिल्ली मेट्रो को जिसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं, वो भी 50% कैपेसिटी में अब चलने लगेगी। बाजार के लोग, बाजार की जो तमाम संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लगातार मांग कर रहे थे कि जब अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में बाजारों को खोला जाए। अब पहला एक हफ्ता प्रशांत बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला होगा, क्योंकि अचानक से जो सबसे मेन क्राउड वाली जगह है उन बाजारों को खोला जा रहा है ऑड इवन के तहत ही सही, लेकिन ऐसे में किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, कोविड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, किस तरीके से केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, ये ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर हालात अगले एक हफ्ते में भी वैसे ही रहे जैसे इस पूरे हफ्ते में है, जहां संक्रमण दर 1% से भी नीचे है, केसेस 500 से भी नीचे हैं, तो ये बताया गया है केजरीवाल की तरफ से, सीएम की तरफ से, कि अगले हफ्ते से और रियायतें दिल्ली वालों को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल बाजार, मॉल खुले रहेंगे ऑड इवन बेसिस पे, 50% कैपेसिटी पर मेट्रो चलेगी। सरकारी जो दफ्तर है उसमें क्लास ए के तमाम जो ऑफिसर्स हैं उन सबको 100% कैपेसिटी में आना है। ग्रुप बी के लिए 50% की कैपेसिटी की गई है। प्राइवेट दफ्तर जो है उनको भी 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत ये प्रियंका सबसे खास बात है कि जिस तरह से बाजार खोलने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है, कुछ नियमों के तहत, पाबंदियों के साथ में,
उसी तरह से दफ्तरों में किस तरह की आमद होगी, कर्मचारी कितने प्रतिशत के साथ आ सकते हैं, अधिकारी कितने प्रतिशत होंगे, प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में किस तरह से अब इस रियायत के बाद जा सकेंगे, अरविंद केजरीवाल ने इसका भी ऐलान किया है। प्रियंका, ये जो सबसे खास बात है कि जिस तरह की बात मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर सख्त पाबंदी पहले की तरह अब भी लगातार आगे बनी रहेगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मार्केट की ही अगर बात की जाए तो फुल कैपेसिटी में उसको नहीं खोला जा रहा है। अभी जो स्पास हैं, जो जिम्स हैं, उनके ऊपर भी किसी तरीके को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या ये खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। पार्कों को लेकर, कम्युनिटी हॉल्स को लेकर कोई नई अनाउंसमेंट्स नहीं की गई है। अभी अनाउंसमेंट सिर्फ बाजारों को लेकर मुख्यतः है और दफ्तरों को लेकर की गई है। इसके अलावा जो रेस्ट्रिक्शंस जैसे पहले चल रही थी, चाहे वो गैदरिंग को लेकर हो, चाहे कम्युनिटी हॉल्स को हो, जो लोकल पार्क्स होते हैं, आसपास के जो ग्राउंड्स हैं, उनको लेकर अभी किसी भी तरीके की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यानी कि बाकी लॉकडाउन वैसा ही रहेगा। जो प्रक्रिया के तहत बाजारों को खोला जा रहा है 50% बेसिस पे, और यही मेट्रो के साथ भी है। बाकी किसी और चीजों को लेकर कोई रियायत नहीं मिली है। शादी ब्याह, किसी के संस्कार को लेकर या गैदरिंग को लेकर, पॉलिटिकल गैदरिंग, धार्मिक गैदरिंग, इनको लेकर किसी भी तरीके की कोई नई जानकारी नहीं आई है। यानी कि लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, अनलॉक 2 की ये प्रक्रिया है। धीरे धीरे बाकी जगहों पे भी पहले इस पूरे हफ्ते के रिजल्ट्स जो रहेंगे, जो जिस तरीके से आंकड़े आते हैं सामने, उसके बाद मालूम चलेगा कि अनलॉक की प्रक्रिया को और आगे कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हालात बेहतर हो रहे हैं, इसीलिए अब कुछ रियायत दी जा रही है। दफ्तरों में किस तरह से कर्मचारी आ सकेंगे और किस तरह की रियायत होगी, और खास तौर पर बहुत संभव हो सका तो कोशिश की जाए कि वर्क फ्रॉम होम ही हो सके। जो ऐसा नहीं कर पाएंगे उन्हें किस तरह से दफ्तर आने की इजाजत है, यह खुद अरविंद केजरीवाल ने बताया। दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे, और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। प्रियंका, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से ऐलान कर रहे थे कि दिल्ली में कुछ कुछ रियायतें दी जा रही है, दफ्तरों में कितने प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारी अधिकारी आ सकेंगे उन्होंने बताया, लेकिन क्या इसके साथ कोई गाइडलाइंस भी है कि दफ्तरों को जिनका खास ख्याल रखना होगा इस अनलॉक की प्रक्रिया में? जी बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन जो अभी विस्तृत तौर पर जल्द ही दिल्ली सरकार की तरफ से रिलीज किया जाएगा, लेकिन ये बात अनलॉक 1 से ही पहले से ही इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि जिन जगहों को खोला जा रहा है, चाहे वो दफ्तर हो, इंडस्ट्रीज हो, वहां पर एंट्री के लिए तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना ही होगा। थर्मल स्कैनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन, जो हाथों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया है, ये हर एक ऑफिस को फॉलो करनी होगी। और जैसा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को भी कहा है कि वो प्राइवेट जो दफ्तर हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो टाइम को थोड़ा आगे पीछे करें, ताकि पूरी भीड़ दिल्ली में एक साथ ही सड़कों पर नजर ना आए। वर्क फ्रॉम होम की बात वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है अनलॉक की, जो पिछले हफ्ते का पहला अनलॉक हुआ था, कि जो भी जिनको भी रियायतें दी जा रही हैं, चाहे वो दुकान के लोग हों, चाहे वो प्राइवेट दफ्तरों के लोग हों या सरकारी ऑफिसर्स की बात की जाए, तो सभी को जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। यानी कि इंतजाम करना होगा कि अगर उनके एम्प्लॉयज ऑफिस में आ रहे हैं, उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाए, उनका टेम्परेचर चेक किया जाए और हाथ सैनिटाइज करके ही वो लोग अंदर जाएं। तो ये व्यवस्था अनलॉक 1 से ही शुरू है, जो इस बार भी कंटिन्यू की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन इस दूसरी लहर के बाद आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, और लॉकडाउन में राहत देने के ऐलान के साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की अगली लहर के लिए भी किस तरह की तैयारी है उसको भी डिटेल में बताया। अब ये जो हमने डिसाइड किया कि 37,000 केसेस की पीक
के हिसाब से हम काम करेंगे, तो उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि कितने ऑक्सीजन बेड्स की ज़रूरत होगी, कितने आईसीयू बेड्स की ज़रूरत होगी। उसके हिसाब से फिर तय किया जाएगा कि कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने 6000 सिलेंडर चाइना से इंपोर्ट किए थे, तो और कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होगी और कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की ज़रूरत होगी। अगले आने वाले 1-2 महीने के अंदर ढेर सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली सरकार खरीदने जा रही है। अगर बहुत भयानक होती है तो सरकार उस वक्त जनता के लिए तैयार हो। इसकी तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से दिल्ली सरकार के अंदर चल रही हैं और कल लगभग 6 घंटे तक मैंने 2 अलग अलग मीटिंग ली, एक्सपर्ट्स के साथ बात की, जिन ऑफिसर्स ने अभी कोरोना के दौरान काम किया था उनके साथ बात की। हमने 2 कमिटीज़ बनाई हैं, उन दोनों कमिटीज़ के साथ मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया है कि किस किस तरह की तैयारी वो आगे की आशंकाओं को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी भी हमसे सीधे जुड़ गए हैं। आनंद, अगर इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर ये तीसरी वेव आती है तो बच्चों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश उसकी हो सकती है, जो तैयारियों की बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है, क्या जो आशंका है कि अब और 2 महीने बाद इस तरह की हमें तीसरी वेव देखने को मिल सकती है, तब तक सारी तैयारियां मुकम्मल होगी, इस तरह की कोई संकेत भी दिए गए? जी देखिए प्रशांत, दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले से ये कहते आए कि तीसरी वेव को लेकर पूरी तरह से दिल्ली सरकार मुस्तैद है और हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं कि अगर तीसरी वेव आती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। जो मेडिकल उपकरण है, चाहे ऑक्सीजन की बात की जाए, बेड्स की बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए, या जो मेडिकल उपकरण है उनकी बात की जाए, या जो टीकाकरण की बात की जाए, और खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार अरविंद केजरीवाल अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए ये कहते आए हैं कि अगर तीसरी वेव आती है तो 37,000 केस एक बार में आ सकते हैं, ऐसा अनुमान है। उसको लेकर पूरी तरह से जो सरकार है वह तैयारियां कर चुकी है और उसको लेकर लगातार मैराथन जो बैठकें हैं दिल्ली सरकार की वो भी की जा रही हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि अगर पीक आता है तीसरी वेव का तो 37,000 केस आने का अनुमान है और उसको लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम लगातार जो ऑक्सीजन स्टोरेज है या ऑक्सीजन प्लांट है उनको लेकर भी तैयारियां कर रहे हैं। तो प्रशांत, एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दिल्ली सरकार ने तैयार किया है कि जिस तरह से दूसरी वेव आई थी और दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल हुआ था, कई लोगों की जानें चली गई थी, ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी, ऐसा फिर से मंजर जो है वो तीसरी वेव में देखने को ना मिले, इसको देखते हुए पहले से ही दिल्ली सरकार तमाम वो तैयारियां, तमाम वो कोशिशें कर रही है ताकि तीसरी वेव अगर आती है तो उससे निपटा जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अभी तीसरी वेव आने के कोई संकेत नहीं है, बावजूद इसके दिल्ली सरकार अपनी तैयारियां जो है वो पुरजोर तरीके से कर रही है। बिल्कुल, और ये भी कहा गया है कि जैसे रिलैक्सेशन इसमें है, आगे भी कोई और दिक्कत ना हो उसके लिए भी तैयार रहना बहुत जरूरी है। प्रियंका, लेकिन जो सबसे खास बात है, जो आशंका जाहिर की अरविंद केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री कि अगर तीसरी वेव आती है तो हमें तैयारी करनी होगी, उसके लिए एक रोड मैप बनाया गया है कि हम अपने स्तर पर लैब भी तैयार कर रहे हैं जहां उसका वेरिएंट पता किया जा सकेगा। क्या इस तरह की कोई और तैयारी राज्य स्तर पर कर रहे हैं कि ये वेव कब आ सकती है और उसकी आशंका के मद्देनजर ये तैयारियां की जाए और उसके लिए टाइमलाइन तैयार हो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बताया कि दिल्ली के 2 अस्पतालों में जीनोम लैब्स बनाई जा रही हैं जो वेरिएंट पता करेंगी कि ये कौन सा वेरिएंट है, कोई पुराना वेरिएंट तो नहीं है। और ऐसे में ये भी उन्होंने साफ किया कि 37,000 एक दिन के पॉजिटिव मामलों को एक मापदंड बनाकर, एक पीक मानकर वो उस हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियों की अगर बात करें तो क्योंकि हमने देखा है कि दूसरी कोरोना की वेव में सबसे ज्यादा दिक्कत ऑक्सीजन को लेकर हुई, तो उन्होंने साफ किया कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी दिल्ली में बढ़ाई जा रही है, स्टोरेज उसको बढ़ाया जा रहा है। एक ऑक्सीजन प्लांट जो इंद्रप्रस्थ गैस है उसके साथ बात करके उसको भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। साथ ही सबसे खास बात यह है क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी वेव बच्चों पर भारी पड़ काम वाम हो कुछ तो काम करेंगे, अब क्या कर सकते हैं। अब जब गवर्नमेंट कहेगी खोलेंगे तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, बीमारी खत्म हो जाए, काम धंधे चालू हो जाए, दोबारा से पटरी पर आ जाए लोग। अब सुन रहे हैं बीमारी कम हो रही है, मंडे से मार्केट खुलनी है, खुल जाए तो अच्छी बात है। केजरीवाल का बहुत आपका नाम? देविंदर। मार्केट खोलने का जो आदेश सरकार का है उसका किस तरह से लोगों में लोगों में खुशी भी तो होगी ना आपकी,
भाई काम धंधा कुछ तो मिलेगा, घर में बैठे बैठे खाली हो गए, खर्चे पानी सब तरस रहा है। ये तो अच्छी बात है। मजदूर सबको फायदा है। आपका नाम? जयेंद्र तिवारी। रिएक्शन उन लोगों के जो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बाजार खुलें और रोजगार कुछ और आगे बढ़ता दिखाई दे, और इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। लेकिन कुछ और दिशा निर्देशों के साथ कुछ रिलैक्सेशन है। ऑड इवन के तहत बाजार खुलेंगे, यानी कि दुकान कम विषम संख्या के आधार पर खोले जाएंगे। मॉल और बाजार को खोलने की इजाजत दे दी गई है। मेट्रो एक बार फिर चलती दिखाई देगी दिल्ली में, और 50% यात्रियों के साथ ही ये मेट्रो चल सकेगी। लेकिन 7 जून तक, जो कि ये कोरोना कर्फ्यू का ऐलान दिल्ली में था सुबह 5 बजे तक, उस दिन से अब राहत की खबर यह है कि मार्केट खोलने की इजाजत दे दी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। जो दफ्तर हैं वहां पर 50% के साथ अब काम हो सकेगा। कहां कहां कितने, उसका विस्तार से ब्यौरा भी दिया गया है। और ई कॉमर्स बाजार भी खुलेंगे, यानी कि अब ऑनलाइन बुकिंग कर आप सामान खरीद सकते हैं, घर में सामान बुला सकते हैं। एक बेहद अहम खबर इस वक्त की, ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के निजी ट्विटर हैंडल को भी अनवेरिफाइड कर दिया है। मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया गया है। इससे पहले ट्विटर ने आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी, पूर्व सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी और सरकार्यवाह अरुण कुमार के ट्विटर अकाउंट को भी अनवेरिफाइड कर दिया था। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है, अनवेरिफाइड कर दिया है। और सिर्फ आरएसएस प्रमुख ही नहीं, बल्कि आरएसएस के कई और बड़े नेताओं के अकाउंट के साथ भी ट्विटर ने ऐसा ही किया है। आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी का ट्विटर अकाउंट। लेकिन एक और अहम कदम उठाया ट्विटर ने, वो ये कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से, जो उनका पर्सनल ट्विटर अकाउंट था, उससे ब्लू टिक हटा दिया था और निजी ट्विटर हैंडल को फिर से एक बार अब उसने वेरीफाइड कर दिया है। इसके साथ ही साथ नायडू के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक भी अब लगा दिया गया है। ट्विटर ने नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक पहले हटा दिया था और आज सुबह उनके अकाउंट से यह ब्लू टिक हटाया गया था। ब्लू टिक हटाने के बाद ट्विटर ने सफाई भी दी कि लंबे समय से लॉगिन ना होने की वजह से ब्लू टिक हटा दिया गया। हालांकि वेरीफाई अकाउंट के तौर पर उसे हटा दिए जाने के बाद ट्विटर ने नायडू के अकाउंट का ब्लू टिक वापस भी किया और कुछ दलीलें भी दी। आज ट्विटर ने नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था। उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया गया था, जिस पर केंद्र ने ट्विटर से नाराजगी भी जताई और केंद्र की तरफ से कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए गए। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर से नाराजगी जताई और ट्विटर की मंशा को गलत करार दिया। और जब केंद्र ने नाराजगी जताई, उसके बाद ट्विटर ने फिर एक बार वेंकैया नायडू, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके पर्सनल ट्विटर हैंडल को फिर से वेरीफाइड किया और फिर से ब्लू टिक दिया। संदीप बोल हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, जब उपराष्ट्रपति के पर्सनल ट्विटर हैंडल को अनवेरिफाइड कर दिया, ब्लू टिक हटा दिया, नाराजगी जताई गई तो फिर से ब्लू टिक कर दिया, आरएसएस के कई कद्दावर नेताओं के साथ हुआ, यहां तक कि आरएसएस प्रमुख के भी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। क्या उनके साथ भी ऐसा ही होगा? कुछ संकेत मिले हों? प्रशांत, देखिए, जिस तरीके से ट्विटर ने कार्रवाई की, ट्विटर ने अपनी दलील ये रखी थी कि पिछले काफी लंबे समय से जो है वो ट्विटर का अकाउंट जो है एक्टिवेट नहीं हुआ था और उसी के चलते जो उनकी नीतियां हैं उसके चलते उसको हटाया गया था। लेकिन अब यहाँ पे जो है दोहरा रवैया नजर आ रहा है कि पहले तो वो अपनी ये दलील देते हैं कि ये काफी दिनों से जो एम वेंकैया नायडू का जो ट्विटर अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट था, वो एक्टिवेट नहीं था। 11 महीने से ज्यादा उस पर एक्टिविटी नहीं हुई, लॉगिन नहीं हुआ था उसमें, इसीलिए जो है उसको हटा दिया, क्योंकि उन्होंने एक नीति की बात कही कि उनका जो क्राइटेरिया वो, लेकिन सडनली जो है उसको वापस उसको जो है रिस्टोर किया गया। ऐसे में वो क्राइटेरिया कहाँ चला गया? तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सवालों के जवाब जो है ट्विटर को देने पड़ेंगे। आरएसएस के मोहन भागवत, उनके साथ साथ बाकी कई ऐसे आरएसएस के जो लोग हैं, उनका जो है ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड किया गया है
उसके पीछे ही क्या वजह है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है कि आईटी मिनिस्ट्री जो है वो ट्विटर को लेटर लिख सकती है और ये पूछ सकती है कि आखिर इस तरीके का किस क्राइटेरिया के बिहाफ पे इस तरीके की चीजें हो रही हैं। संदीप, ये एक बड़ा सवाल भी है कि जो दलील ट्विटर की ओर से दी गई थी उसे वो खुद ही अपनी एक्टिविटीज से खारिज करता नजर आ रहा है। फिर से एक बार ब्लू टिक कर दिया गया वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके ही अकाउंट के साथ ऐसा किया गया हो। ट्विटर ने आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी, पूर्व सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी और सरकार्यवाह अरुण कुमार के ट्विटर अकाउंट को भी अनवेरिफाइड कर दिया है। ऐसे में कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं ट्विटर की इस कार्रवाई को लेकर। संदीप, अगर दलील ये दी गई कि बहुत दिन से उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो निश्चित समय के बाद वो इसे अनवेरिफाइड कर देते हैं। अब इनके ट्विटर अकाउंट्स के साथ क्या जो आरएसएस के इतने तमाम वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट के साथ भी सेम उसी तरह की हरकत हुई है? बिल्कुल, देखिए यही चौंकाने वाली बात है कि अगर आप ऐसे शख्स जो कि देश के एक तो संवैधानिक पद में बैठे हैं, एम वेंकैया नायडू जो है, उनके ट्विटर अकाउंट से आप वेरीफाइड का जो साइन उसको हटा देते हैं, अनवेरीफाइड कर देते हैं, उसके बाद आरएसएस सरसंघचालक जो है उनका जो है ट्विटर अकाउंट जो है आप अनवेरीफाइड कर देते हैं, साथ में कई सारे लोग। तो कई सारे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या हर किसी के लिए ट्विटर की नीतियां जो है वो अलग हैं? क्या राजनीतिक लोग और संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के लिए इसकी ट्विटर की नीतियां अलग हैं? और क्या ये जानबूझकर जो ट्विटर की तरफ से ये किया जा रहा है, क्योंकि लगातार सरकार ट्विटर पे इस बात का दबाव बना रही है कि जो नियम कानून भारत सरकार के हैं आपको उसके तहत ही कार्रवाई व्यवस्था के तहत ही अपने ऑपरेशंस को जारी रखना है। आपको याद होगा ट्विटर की तरफ से जब ये सारा विवाद चल रहा था तब उनके तरफ से एक बयान जरूर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की तरफ से धमकाने वाली नीतियों के तहत, तो यानी कि ट्विटर इस वक्त पूरी तरह से सरकार के आमने सामने जो है इस वक्त खड़ी है, दोनों के बीच जो है ये नोकझोंक जो है चल रही है। लेकिन जहां तक हमें लग रहा है कि इस बार भारत सरकार जो है कोई कड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि बार बार इस तरीके की घटना होना, बार बार इस तरीके से ट्विटर पर सवाल उठना कि जो वो अपने जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो उसमें जो है लगातार बदलाव कर रहे हैं, और उसके बारे में क्या वाकई आईटी मिनिस्ट्री को इस बारे में जानकारी दी गई है कि वो जो है अपने नियमों को बदल रहे हैं, या जो भी अभी बाकी ऐसे लोगों के जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं उनके जो ट्विटर अकाउंट को अनवेरीफाइड किया गया है वो किस आधार पे किया है। तो मुझे लगता है कि आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर जरूर उसको ट्विटर को जाने वाला है, और वहां से ये जरूर पूछा जाएगा कि किस क्राइटेरिया के आधार पर आपने पहले उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को अनब्लॉक किया, अनवेरीफाई किया, फिर वेरीफाइड कर दिया, और उसके बाद फिर ये आप तो इनको बड़े सवाल भी हैं संदीप की। लगातार ये केंद्र सरकार की ओर से उन्हें कहा भी गया था, चेताया भी गया था, लेकिन इस बीच जबकि ट्विटर ने नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाने के मामले में अपनी सफाई भी दी है। ट्विटर की तरफ से कहा गया कि वेंकैया नायडू के अकाउंट से जुलाई 2020 के बाद से कोई पोस्ट नहीं की गई है। ट्विटर ने कहा कि उनकी पॉलिसी के तहत वो ऐसा किसी अकाउंट के ब्लू टिक हटा सकते हैं जिसमें लंबे समय से कोई पोस्ट नहीं की गई थी। ये है ट्विटर की दलील कि दरअसल उन्होंने वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ये ब्लू टिक क्यों हटाई थी। लेकिन संदीप, जो बड़ी बात है कि दलील वो देते हैं कि एक लंबे वक्त से ट्वीट नहीं किया गया इसलिए उन्होंने हटा दिया। अगर उनका नियम था तो फिर वापस फिर से ब्लू टिक करने की वजह क्या थी? यही तो प्रशांत, इसी चीज का जवाब तो अब ट्विटर को देना है कि अगर आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अगर 11 महीने से जो अकाउंट एक्टिवेट नहीं था, जिसमें कि कोई भी ट्वीट नहीं हुआ, उसको आपने अपने नियम के तहत जो है आपने उसको अनवेरीफाइड कर दिया, क्या ये सिस्टम जनरेटेड ये पॉलिसी का हिस्सा है कि अगर सिस्टम में ही इस तरीके की चीजें हैं और उसके बाद अनवेरीफाइड किया जाता है तो उसके बारे में सफाई वो दे सकते हैं कि हमारे सिस्टम में ही ऐसा है कि अगर 6 महीने से ज्यादा कोई अकाउंट को एक्टिवेट नहीं करता है तो अपने आप ही उसका वेरिफिकेशन जो वेरीफाइड कोड होता है वो हट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एम वेंकैया नायडू का जो अकाउंट है वो 11 महीने से जो है उसको एक्टिवेट नहीं किया गया था या उसमें ट्वीट नहीं किया गया था। तो ऐसे में अगर नियम कानून उनका ये कहता है कि 6 महीने के तहत जो है
बीच में एक बार आपको एक्टिवेट करना है तो आपने 6 महीने खत्म होते ही उसको जो है अनवेरिफाइड क्यों नहीं किया। तो कई सारे सवाल ऐसा है कि अब जो है ट्विटर अपनी नीतियों के नाम पर जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी और खास तौर पे कि अब तो केंद्र सरकार को अब कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये सिर्फ एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए आप अपनी बातें रख सकते हैं खुलेआम तौर पर। ऐसे में ये सरकार के ऊपर दबाव कैसे बना सकता है, सरकार के ऊपर अपनी मनमानी कैसे थोप सकता है। सरकार इस चीज को बहुत गंभीरता से ले रही है, इसीलिए लगातार ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट जिनके लिए बाकायदा नियम कानून बनाए गए हैं और जो उनका पालन नहीं कर रहे हैं उनके पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। खुद ट्विटर ने ही माना था कि हम लोग क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ के नियम कानून को मानेंगे जितना हम मान सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि अब केंद्र सरकार, लेकिन अब संज्ञान सरकार को लेना है। लेकिन एक और विवाद जो लगातार गर्माता चला जा रहा है वैक्सीन को लेकर, केंद्र और राज्यों के बीच ये गर्माहट, लेकिन इस बीच गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। मुफ्त वैक्सीन की बर्बादी और कालाबाजारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी ने अब कांग्रेस की सत्ता वाले राजस्थान और पंजाब को अपने निशाने पर लिया है। राजस्थान सरकार ने फंड न होने की दलील देते हुए केंद्र से मुफ्त वैक्सीन की मांग की, जिस पर बीजेपी ने जयपुर में 300 करोड़ से भी ज्यादा के फंड से विधायकों के लिए बन रहे लग्जरी फ्लैट के प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोप लगाते हुए एक बड़ा हमला बोला है और इसके बाद बैकफुट पर आते हुए पंजाब की अमरिंदर सरकार को केंद्र से सस्ते दामों पर मिली वैक्सीन को निजी अस्पतालों को महंगे दामों पर बेचने का अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन पंजाब ही नहीं, राजस्थान में भी वैक्सीन पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार ने केंद्र से 18 से 44 साल के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की और इसके लिए राजस्थान सरकार के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, लेकिन बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया है और गहलोत सरकार पर जमकर हमला बीजेपी ने बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ही ज्ञापन देने का नाटक कर रही है। बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कहा कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार वैक्सीन के लिए फंड न होने का रोना रो रही है और वहीं दूसरी तरफ विधायकों के लिए बनाए जा रहे आवास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी सफाई दी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधायकों के लिए बनाए जा रहे इस आवास से वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राजस्थान सरकार एक तरफ वैक्सीन को लेकर फंड की कमी की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान सरकार में विधायकों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। ये राजस्थान विधानसभा की तस्वीर है और राजस्थान विधानसभा के ठीक सामने विधायकों के लिए आवास बनाया जा रही है। यहाँ पहले पुराने बंगलो थे, 54 थे, उनको तोड़ा गया, डिसमेंटल किया गया। उसके बाद में अब यहाँ विधायकों के लिए 160 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ये 4 बेडरूम फ्लैट्स हैं विधायकों के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 बेडरूम फ्लैट्स हैं। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस वक्त तो शुरुआत हुई है कंस्ट्रक्शन की। तकरीबन 336 करोड़ की लागत आएगी पूरे इस निर्माण पे। यहाँ पर सभी सुविधाएं यहाँ पर लगभग उसमें दी जाएगी और ठीक विधानसभा के सामने काफ़ी लग्जरी फ्लैट्स होंगे, जिनके लिए राजस्थान आवासन मंडल इस वक्त इन फ्लैट्स को बना रहा है। हालांकि कोरोना के चलते बाकी काम बंद है, लेकिन क्योंकि विधायकों से जुड़ा हुआ मसला है, उनके लिए आवास बनाने, इसलिए कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से चालू है यहाँ पर और आवास बनाए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार पर और ख़ास तौर पर कांग्रेस जब ये सवाल उठाती आ रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर, तो सवाल राजस्थान सरकार पर भी है। कैमरामैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। लक्ष्मीकांत जी, आप बताएं कि कल प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, कहा कि मुफ्त वैक्सीन उनको देनी चाहिए केंद्र सरकार को और बजट नहीं है। देखिए, यही तो डबल स्टैंडर्ड है। कोरोना की वैक्सीन हमारे युवाओं को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है और अपने लग्जरी फ्लैट्स बनाने के लिए इन्होंने 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ना केवल ये फ्लैट के लिए पैसे खर्च किए बल्कि 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव रखी है जोधपुर में परसों मुख्यमंत्री जी ने। जो हमारे युवा हैं उनको देने के लिए वैक्सीन के पैसे नहीं है इनके पास
और जो अपने लग्जरी फ्लैट बनाने के लिए इनके पास पैसे हैं ये सब। और देखिए थोड़ी देर पहले इन्होंने सेंट्रल विस्टा पे किस तरह का इन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया था, सेंट्रल विस्टा को लेकर किस तरह बदनाम करने की कोशिश की थी। कोविड के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको सेंट्रल विस्टा के नाम पर बदनाम करने की कोशिश इन्होंने की थी। लेकिन आज इनका डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है कि अपने लग्जरी फ्लैट बनाने के लिए शहर के सबसे पोश एरिया में जहाँ अरबों रुपए की जमीन है उसके ऊपर ये पोश एरिया में अपना लग्जरी फ्लैट बना रहे हैं। राजस्थान में जिस तरीके से कल जेडीए ने शिलान्यास किया आवासों का, और उसको यदि वैक्सीन के खरीदने में लगाते तो ये कोई भी कह सकता है कि उनको उस पैसे को उसमें लगाना चाहिए। लेकिन वैक्सीन के मामले में भी जो 600 करोड़ रुपए विधायकों के लिए, उसका तो जवाब दें, कम से कम उनके क्षेत्रों में तो वैक्सीनेशन कराएं खरीद के। ये कब का चालू किया हुआ है? वसुंधरा जी का प्लान है ये। कांग्रेस इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। पहले ये प्लान बीजेपी के शासन में ही बना था, आपकी जानकारी नहीं होता आप पता लगा लेना। एमएलए को जब जीर्ण शीर्ण आवास हो गए तो क्या राज्य सरकार की ड्यूटी नहीं है कि विधायक को रहने के लिए जगह दी जाए? फिर भी हम पैसे या बजट के आधार के ऊपर किसी को भी वैक्सीनेशन नहीं लगे ऐसा नहीं होने देंगे। अब केंद्र और राज्य के बीच की लड़ाई वैक्सीन को लेकर फिर एक बार राजस्थान से भी देखने को मिल रही है। संदीप बोल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, अगर आरोप उन पर यह लगता है कि वैक्सीन की बर्बादी ज्यादा हुई है और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्या केंद्र ने कोई ऐसे संकेत दिए हैं कि और जगह या फिर राजस्थान में दोबारा ऐसा ना हो, उसके लिए कोई दिशा निर्देश बनाए जाएंगे या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, कल खुद प्रधानमंत्री ने पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर एक चर्चा की थी, बैठक की थी, जिसमें कि सारे जो बड़े जो मंत्री हैं भारत सरकार के वो मौजूद थे और उसमें उन सब चीज़ों पर चर्चा हुई कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है स्मूथली, कैसे हर एक शख्स को इस वैक्सीनेशन का लगाना। और उसमें एक इस चीज़ पर भी चर्चा हुई थी कि जो बर्बादी हो रही है वैक्सीन की उसको कम किया जाए। लगातार जो है बर्बादी हो रही है, कई सारी तस्वीरें देख चुके हैं और जैसे कि पहले भी हम लोग बता चुके हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे कि कैसे जो एक वायल में जो है 10 जो है टीके होते हैं और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि सिर्फ एक को टीका लगा और बाकी 9 वायल खराब हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार की तरफ से इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। लेकिन प्रशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी जो है स्टेट्स पे छोड़ी है कि वो उसको किस तरीके से वैक्सीन लगाएंगे। तो ये मैकेनिज्म जो है स्टेट को तैयार करना है। मैकेनिज्म भारत सरकार जो है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इसको कैसे आगे लगाना है, किस तरीके से मैकेनिज्म तैयार करना है कि हर एक शख्स को जो वैक्सीन समय पे मिल सके और वैक्सीन की बर्बादी ना हो, इस चीज का जो इसको सुनिश्चित करना है राज्य सरकार को करना है, चाहे वो देश के कोई भी राज्य हो। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन बर्बादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं राजस्थान से, ये वाकई चिंता वाली बात है कि इतनी वैक्सीन अगर बर्बाद हो गई है, जाहिर सी बात है कि ये कितने लोगों को लग सकता था। हो सकता था कि इसको अपने स्तर पे जो है डोर टू डोर भी किया जा सकता था, नए अलग अलग तरीके निकाले जा सकते थे। चाहे जो मुनासिब लगे राज्य सरकारों को, चाहे जो मुनासिब लगे उस तरह की व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन ख्याल इस बात का रखना होगा कि बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन हो, जन जन तक की ये वैक्सीन पहुंच सके। लेकिन जब मुफ्त वैक्सीन की इस तरह से मांग की जा रही है राजस्थान सरकार की ओर से, तो केंद्र ने वैक्सीन बर्बादी का उन पर आरोप लगा दिया और इस पर राजस्थान सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी अपनी सफाई पेश की। 44 आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनमें हमारा वेस्टेज 0 है और 45 साल से अधिक के लोगों का वेस्टेज हमारा 2% है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमति किया है और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। तो इस हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 स्थान पे है। चाहे राजस्थान सरकार के मंत्री अपनी सफाई दें, लेकिन विपक्ष तो उन पर निशाना साध रहा है। राजस्थान में कोरोना की वैक्सीन की बर्बादी को लेकर विपक्ष ने अब गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है और जांच की मांग की है। इस पूरे मामले में गुलाबचंद कटारिया ने दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। कटारिया साहब, राज्यपाल ने जांच के आदेश दिए जो वैक्सीन के वेस्टेज को लेकर। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार तो कह रही है कि मुफ्त वैक्सीन उनको मिलनी चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। देखो, मैं सोचता हूँ कि राजस्थान की सरकार जिस मुफ्त वैक्सीन की बात कर रही है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ
कि आपने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री की मीटिंग में विभिन्न राज्यों की तरफ से आपने क्या मांग रखी थी कि हमें भी कुछ आज़ादी दी जाए, हमें भी कुछ वैक्सीनेशन करने का अधिकार दें, और उसी के तहत निर्णय हुआ कि 18 से प्लस को आप करेंगे और 45 से ऊपर केंद्र करेगा। और आपने ये 3000 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए क्यों रखी? फिर इसके अगेंस्ट में आपने 50 करोड़ रुपया इन कंपनियों को जमा। खबर, ट्विटर को केंद्र सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है, नए नियम मानने ही होंगे और इसके लिए एक पत्र भी केंद्र सरकार की ओर से लिखा गया है। नए नियम मानने की चेतावनी दी है आईटी कानून के तहत, वरना इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 26 मई से लागू है सोशल मीडिया पर ये नियम और ये ट्विटर पर भी लागू होंगे। अगर इसे पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया तो भारतीय कानूनों के मुताबिक इन पर कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर चेता दिया गया है ट्विटर को। ऐसे में जबकि ये टकराव की स्थिति थी, ट्विटर लगातार ऐसे नियमों को नहीं मानता दिखाई दिया है और ट्विटर को केंद्र सरकार की ओर से अब चेतावनी दे दी गई है चिट्ठी लिख करके कि आईटी कानून के तहत अब ऐसे में आप पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए जो नए नियम देश में बने हैं 26 मई से वो सभी पर लागू हो चुके हैं और सिर्फ ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उन नियमों को पूरी तरह से मानता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से अब कड़ी कार्रवाई की चेतावनी ट्विटर को दे दी गई है। जब ट्विटर की ओर से कई इस तरह की एक्टिविटीज सामने आई है जिसे लेकर केंद्र ने नाराजगी जताई है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, अब जबकि चेतावनी भरे लहजे में यह पत्र लिख दिया गया है ट्विटर को, अगर ना माने तो किस किस तरह की कार्रवाई के ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए प्रशांत, इस वाले नोटिस में भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है मंत्रालय ने कि आपको ट्विटर को 26 मई और 28 मई 2 नोटिस भेजे गए थे पहले भी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ट्विटर ने जो भारतीय कानून के मुताबिक जो चेंज किए गए हैं उसको अपने यहाँ लागू नहीं किया है। 3-4 चीजों को लेकर के भारत सरकार की शिकायत है कि एक तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है, रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया है वो ट्विटर के एम्प्लॉय नहीं है, जबकि नियम के मुताबिक वो ट्विटर के एम्प्लॉय होना जरूरी है। तीसरा, ट्विटर इंडिया ने जो अपना एड्रेस दिया है वो एक लॉ फर्म का एड्रेस है जो नियम के मुताबिक सही नहीं है। तो भारत सरकार ने साफ किया है कि ये एक और नोटिस अब आपको दिया जाता है और ये आखिरी चांस होगा ट्विटर के लिए कि वो इन नियमों का पालन करे और भारत सरकार को उसकी जानकारी दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर भारत सरकार आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत जो एग्जम्पशन मिली हुई है उसे वापस ले विक्रांत, लेकिन ये बात भी उस पत्र में अगर केंद्र सरकार ने ट्विटर को बता दिया है कि 26 मई से नए कानून लागू हो चुके हैं, आपको इसे मानना पड़ेगा। अगर ट्विटर ना माने, क्या कोई एक उन्हें मौका दिया गया है कि आप इस तारीख तक के इस पर अमल करें वरना कार्रवाई होगी? विक्रांत, हमारी आवाज अगर आप तक आ रही है तो ये सबसे अहम कि केंद्र ने पत्र तो लिखा है, लेकिन क्या उसमें हिदायत दी गई है कि अंतिम तारीख ये होगी, अगर तब भी आपने इस पर अमल नहीं किया तो फिर भारतीय कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी? ये एक बड़ी घटना भी और खबर भी कि अब भारत सरकार की ओर से ट्विटर को पत्र लिखा गया है और सरकार ने अब चेतावनी दे दी है कि आप पर आईटी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक नियमावली बना दी गई है जिसके तहत उन्हें काम करना होगा। लेकिन देखा जा रहा है कि भारत में जो ट्विटर चल रहा है उसके अधिकारी की भारत में नियुक्ति हो, जो यहाँ पर रहे और जितने ग्रीवेंसेज हैं उन पर वो सुनवाई करे, सवाल जवाब हो सके, लेकिन ऐसा वो नहीं करता दिखाई दे रहा है। विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ बने हैं। विक्रांत, क्या कोई डेडलाइन दी गई है ट्विटर को इस तारीख तक के अब आप कानून पर अमल करें वरना कार्रवाई? देखिए, इस जो नोटिस भेजा गया उसमें हालांकि प्रशांत तारीख नहीं लिखी गई है, लेकिन ये साफ लिखा गया है कि ट्विटर इंडिया को एक आखिरी मौका दिया जाता है कि वो तुरंत इमीडिएटली यानी तत्काल नए नियमों का पालन करे और अगर उसने ये पालन नहीं
तो जो एग्जम्पशन मिलती थी आईटी एक्ट के तहत वो उससे वापस ले ली जाएगी और उसके खिलाफ आईटी एक्ट जो भारत का है उसके तहत कार्रवाई भी की जा सकेगी। भारत सरकार ने इस नोटिस में ट्विटर से ये अपेक्षा की है कि वो तुरंत इन नियमों का पालन करे, और क्योंकि अब भारतीय कानून के मुताबिक जो इंटरमीडिएरी कंपनीज हैं उन्हें ये कानून लागू करना पड़ेगा अपने यहाँ पे, और ट्विटर को जल्द से जल्द यानी तुरंत ये अपने यहाँ फैसला लेकर के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी, उसे बताना होगा कि किसे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनना है। और दूसरा जो रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन है वो ट्विटर के अपने एम्प्लॉय होने चाहिए। अभी जो ट्विटर ने दिया है जिन दो लोगों की जानकारी वो ट्विटर के एम्प्लॉय नहीं है। तीसरा, ट्विटर का जो भारत का एड्रेस है वो एक लॉ फर्म का एड्रेस है, तो उस पर भी भारत सरकार को ऐतराज है कि ट्विटर अपना एड्रेस दे। और इस मामले में 2 नोटिस पहले भी ट्विटर को दिए गए थे, 26 मई को और 28 मई को। अभी तक ट्विटर ने इन्हें लागू नहीं किया, तो अब भारत सरकार की सख्त लहजे में कहा गया है कि तत्काल आप इस कानून के तहत इन लोगों की नियुक्ति कीजिए और तो भारत सरकार को ट्विटर को आखिरी चेतावनी मानी जा सकती है भारत सरकार की, क्योंकि अब सख्त कार्रवाई के आगे बात इसमें केंद्र सरकार की ओर से पत्र में कह दी गई। एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुंबई पुलिस ने रेप के आरोप में टीवी एक्टर पर्ल पुरी को गिरफ्तार कर लिया है। पर्ल पुरी पर अपनी साथी कलाकार की नाबालिग बेटी के रेप का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने एक्टर पर्ल पुरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इस मामले में एक्टर पर्ल पुरी का बचाव भी किया है। पारस दामा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पारस, किस तरह की कार्रवाई अब पर्ल पर हो रही है? अजीत प्रशांत, पूरा मामला कल रात का है, जब कल रात को जो नाबालिग लड़की है उनके पिता ने वसई के पुलिस स्टेशन में जाके इस बारे में वापस उठाई थी। उसके बाद पर्ल पुरी को गिरफ्तार कर लिया था और उनपे पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया है। मामला जो है वो नाबालिग लड़की के साथ रेप और छेड़छाड़ी करने का मामला है। वहीं ये पूरा मामला पॉस्को के तहत जो है वो रजिस्टर किया गया है। थोड़ी ही देर में पर्ल पुरी को वसई कोर्ट में पेश किया जाएगा और पूरे मामले की जो है वो सुनवाई की जाएगी। इस बीच में जो है प्रोड्यूसर एकता कपूर जो पर्ल पुरी की बहुत करीबी मानी जाती है, उन्होंने भी एक बयान दिया है अपने सोशल मीडिया पर लिखते हुए। उन्होंने कहा है कि उनकी जो लड़की है उनकी माँ से भी बात हुई थी और माँ से बात करने के बाद ये सामने आया था कि ये अंदरूनी झगड़े में जो है वो पर्ल पुरी को घसीटा जा रहा है। पूरा मामला जो है वो पुलिस देख रही है, वैसे ही पुलिस के पास ये पूरा मामला है और कुछ ही देर में जो है पर्ल पुरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कुछ ही देर में जो है पूरा मामला क्या था वो साफ कर दिया जाएगा। तो पर्ल को पॉस्को एक्ट के तहत नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है।